और साथ ही उन्होंने पोछा लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। पहले भी सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान को प्रधानमंत्री आगे बढ़ाते रहे हैं और उन्होंने अभी भी अपील की थी कि जब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हर मंदिर में स्वच्छता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने नासिक के काला राम मंदिर पहुंचकर खुद पोछा लगाकर यह संदेश दिया कि सभी मंदिरों में स्वच्छता बहुत आवश्यक है और इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। तस्वीर है, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। किस चीज में महारत आप कर सकते हैं, भारत ने कर लिया। अब मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके से कंप्यूटर के ऊपर मनापली उनकी। देखिए आज आप भारत के अंदर जाए, एस्ट्रोनॉमी उनके स्कूलों में सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जा रही है, एस्ट्रोलॉजी। এটা তো আপনারা সকলে জানেন, এই সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহারাষ্ট্রের ভিজিটে আছে, যেটা আমি আপনাদের আগেও বলেছি। ওখানে উনি সুপ্রসিদ্ধ কালা মন্দিরের ভেতরে পূজা অর্চনা করছে। এমনকি নরেন্দ্র মোদী সেই মন্দিরের ভেতরে নিজে হাতে সবকিছু পরিষ্কার করছে, এমনকি মন্দিরকে মুছে সবকিছু ক্লিন করছে। এটা করে পুরো দেশকে একটাই মেসেজ পাঠিয়েছেন উনি, যে যতক্ষণ পর্যন্ত রাম মন্দিরের ভেতরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিতা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশের সমস্ত নাগরিক প্রতিটা মন্দিরকে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে, আর এটা তাদের নিজেদের কর্তব্য। ভারতের নরেন্দ্র মোদীর এই মেসেজ পাঠানোকে দেখে পাকিস্তানেরা সব থেকে বেশি হাঁ হয়ে যায়, যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে একজন মন্ত্রী হয়ে সবকিছু পরিষ্কার করছে, তাও আবার নিজে হাতে। এর সাথে সাথে পাকিস্তানের কনভার্টেড মুসলিমগুলো ভারতের রাম মন্দিরকে নিয়ে ভড়কে আছে। শুধু ওরা বললে ভুল হবে, ভারতের কিছু কনভার্টেড মুসলিম আছে, বাংলাদেশেরও কিছু কনভার্টেড লোক আছে। কেননা ভারতের রাম মন্দির নির্মাণ আর প্রাণ প্রতিষ্ঠা থেকে নিয়ে ভারতের তরফ থেকে 50টি দেশকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। সেই নিমন্ত্রণের দেশের মধ্যে 50টি দেশের মধ্যে কিন্তু কিছু মুসলিম দেশকেও নিমন্ত্রণ করেছে ভারত, আর ভারত পাকিস্তানকে কিছু না বলেছে আর না নিমন্ত্রণ করেছে। আর এই মুসলিম দেশের নিমন্ত্রণকে নিয়ে বিশেষ করে পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানে ভীষণভাবে চিন্তিত, কারণ তারা এখন এটাই ভাবছে যে হিন্দু দেশগুলো আসলো ঠিক আছে এতে, কিন্তু মুসলিম দেশগুলো আর কাফেরদের পুজোতে কেন আসবে? এই সবকিছু কর্মকাণ্ড দেখে পাকিস্তানের মৌলবী আর মৌলানারা ভীষণ ক্ষেপে যায়। তারা ভাবছে যে ভারতের রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতার সময় মুসলিম দেশের আসা একদমই উচিত নয়। তো বন্ধুরা, দেখে নি পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের আমজনতারা কি বলছে। এর সাথে সাথে চ্যানেলটিতে নতুন হলে কিন্তু কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा, आज भी ये भी है। चलिए आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत तो क्या है। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। अच्छा। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे। वो लोग जो है ना स्ट्रांग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी वो। जी। हाँ। भी हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करे। अच्छा। RSS एक कट्टर हिंदू तंजीम है। अच्छा। और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और इंडिया में अगर
1 अरब से ज़्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके अंदर 140 करोड़ है 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने जबरदस्ती बनाया। वो बाबरी मस्जिद की जगह है ना, वो मस्जिद ही है, वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दे फोड़ दे, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर बन गया, लेकिन आज भी आपके लिए वो मस्जिद ही है। बिल्कुल, मेरे लिए वो मस्जिद ही है। हाँ। और वह मैं जो है ना, मैं उसको मस्जिद की तरह ही ट्रीट करूंगा। सबसे बड़ा मैं इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका एजुकेशन, उनकी, और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट है, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप, यहाँ के जो नौजवान हैं वो नशों पे लगे पड़े हैं, बोर हो चुके हैं, और एक बिजनेस के पढ़ाई जाती है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो इनकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। कौम, जो नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं। यहाँ पे वो कोई नई चीजें लर्न कर, चैलेंजेस से वो भाग रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में पड़ चुके हैं। लेकिन भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो यंग नौजवान कौम है, उनकी वो तालीम में आगे है। कंप्यूटर पे उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे मनापली हासिल कर ली है। और मैं यही चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त देखें, सबसे बड़ा सीख मैं बताना चाहूंगा, आपका हैंडीकैप है, आपके पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। वहां में आप जाएं, वहां टैक्सी वाला भी इंग्लिश बोलता है, रिक्शे वाला भी इंग्लिश बोलता है, और क्योंकि दुनिया की सारी साइंस की इंग्लिश में है। लेकिन आपने तालीम से आप नाराज हैं, आप तरक्की से नाराज हो चुके हैं। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा इस वक्त होगा, भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी कुछ 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होकर निकलते हैं वो इंग्लिश के 2 लफ्ज सीधे नहीं बोल सकते। लेकिन चौसा मैं इस वक्त सबसे पहले कहूंगा किसी को, लीडरशिप को, कि अपनी जो आपकी यूथ यहां से भाग भाग के दूसरे मुल्कों में जा रही है, उनको रोका जाए। अगर भेजना भी है तो यहां से उनको तालीम दे के भेजा जाए, ताकि बजाय वो बॉर्डरों के ऊपर जलील हो, ख्वार हो और जाकर वहां पे अनस्किल्ड लेबर बने, वो जाके तरक्की का बायस बने और स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा बन सके। एक तो ये है। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं चाहूंगा, आपको करप्शन खत्म कर रही है, आपकी करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन होना सख्त जरूरी है। और दूसरा, एक और, भारत के अंदर की पोजीशंस के ऊपर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि डुअल सिटीजन वहां पे करें। आपका हर अफसर दूसरा जो है वो डुअल सिटीजन है, आपका हर लीडर, वजीर, सारे डुअल सिटीजन है। इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको कुछ प्रोडक्ट्स, जिस तरह बांग्लादेश ने कॉटन को एक प्रोडक्ट बना के उस पर स्किल बनाई, उन्होंने दे टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपको भी 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसी पकड़नी पड़ेगी जिसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप पूरी पाकिस्तान के अंदर कौम